नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा परीक्षा होना है, उसका नया सिलेबस जारी हुआ है। इस पे हमने एक पहले वीडियो बनाया था पंचायती राज का इतिहास, जिसमें हमने देखा था वैदिक काल, प्राचीन काल, गुप्त काल और मध्यकाल और ब्रिटिश काल में पंचायत की क्या दशा थी, क्या अवस्था थी। उस पर हमने बात किया किस काल में कैसी पंचायत व्यवस्था हुआ करती थी, उस पर हमने बात किया। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता के बाद की अवधि में क्या क्या पंचायत में हुआ, क्या क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, उस पर बात करेंगे और उसको देखेंगे। और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं स्वतंत्रता के बाद की अवधि पर, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको बता दूं, आपने बहुत सारी परीक्षा दिए होंगे इससे पहले। आप जब भी देखेंगे इतिहास में जो भी प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते थे, वो हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते थे, मतलब कि आधुनिक इतिहास से। ऐसा क्यों होता है कि आधुनिक इतिहास इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जो हमने अभी 200-300 साल पहले देखा पढ़ा, वही हमसे ज्यादा पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास से कम क्वेश्चन होते हैं, मध्यकालीन इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, आधुनिक इतिहास से होते हैं। इसका कारण होता है कि उसको हम जोड़कर जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है भारत में, उस सिस्टम से चलता आ रहा है ब्रिटिश काल से। इसी तरह जो हम स्वतंत्रता के बाद की अवधि को पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास के बारे में, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और हम इस पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आपने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी का, उसमें पंचायत का जिक्र किया गया। उसमें लिखा गया अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायत का है। और जो अनुच्छेद 246 है, जो केंद्र और राज्य के बीच में रिश्ता को बताता है, उसमें क्या किया गया कि उसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया, जिसमें अनुच्छेद 246 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुच्छेद 246 की बदौलत ही केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाया जाता है, और उसने केंद्र ने इनको राज्य विधानमंडल को सौंपा कि आपको जो स्थानीय स्वशासन है, इस पर कानून बनाना है। तो अनुच्छेद 40 उसमें डीपीएसपी में रखा गया और 46 के तहत इनको कानून बनाने का मौका दिया गया। लेकिन संविधान में पंचायतों के इस समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी। पंचायत को जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी, स्थानीय स्वशासन को, मतलब प्रशासन यहाँ जो चलाई जाए, स्वशासन चलाई जाए, इसके मत में सभी लोग नहीं थे। जो भी तत्कालीन नीति निर्माता थे, उसमें भी विरोधाभास था। कुछ का मानना था कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए और कुछ का मानना था नहीं होनी चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से बी.आर. अम्बेडकर इसके प्रबल विरोधी थे कि पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के समर्थकों और विरोधियों के बीच अत्यधिक विमर्श के बाद ही अंततः पंचायतों को संविधान में स्थान मिला, और इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। आप जानते होंगे कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनको कोई बाध्यकारी नहीं है कि हर राज्य इनको अपने कानून में शामिल ही करें। चूंकि नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बाध्यकारी है कि उसे आपको उनको मतलब देना ही पड़ेगा, संरक्षण देना ही पड़ेगा। जो आर्टिकल में लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के, उसको हर राज्य को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन डीपीएसपी के संबंध में क्या है कि ये बाध्यकारी कानून नहीं है कि 35 से 51 तक जो है इसको आपको मानना है या नहीं मानना। वो राज्य के ऊपर छोड़ा गया कि उसे अपनाना है कि नहीं अपनाना है। तो इसलिए डीपीएसपी में आप देखते होंगे, परिणाम स्वरूप पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक का एक समान संरचना का अभाव रहा है। जैसे आप देखते होंगे यूपी में हमारे प्रधान होते हैं, और हरियाणा में सरपंच होते हैं, और बिहार में उसी को मुखिया बोलते हैं। और हर प्रदेश में अपना अलग अलग कानून है पंचायती राज व्यवस्था का, और अपने तरीके से उसको चलाया जाता है, उनका चुनाव कराया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में। अब हम बात करेंगे कैसे कैसे क्या विकास हुआ। अब यहाँ से एक प्रश्न, दो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सबसे डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 40 में किसका जिक्र है? पंचायत का जिक्र कौन से अनुच्छेद में होता है? तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 246 आपको डायरेक्ट कम ही पूछेगा, जब भी पूछेगा कि पंचायतों का अनुच्छेद
संविधान में कहा है, तो वो अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक है। उसकी हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको एक ऊपर से दे रहा, अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों का जिक्र है। उसमें परिभाषा से लेकर कौन क्या कितना अवधि होगा, किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, सबकी बात की गई है। फिर भी हम इस वीडियो में ऊपर से हल्का सारा चीज पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद की अवधि के बारे में। तो अनुच्छेद 40 पंचायत डीपीएसपी में, अनुच्छेद 246 केंद्र राज्य का संबंध और 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों का पूरा जिक्र किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे क्या हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 मतलब गांधी जी की जयंती होती है, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक कार्यक्रम चलाया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया, जिसकी बृहद प्रेरणा अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर, एक अल्बर्ट मेयर थे, इनको मतलब बहुत ज्यादा जानकारी ज्ञानी थे स्वशासन पंचायती स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इनको एक मतलब दिया गया कि आप सीडीपी बनाइए और भारत के गांव में इसको लागू किया जाएगा। इनका पहले क्या था, इन्होंने एक इटावा प्रोजेक्ट, इटावा जिला है उत्तर प्रदेश में, उस पर एक परियोजना इन्होंने बनाया था 1948 में, जो बड़ा अच्छा परियोजना था। उसी के आधार पर मानना था जवाहरलाल नेहरू का कि अगर इसे पूरे भारत में लागू किया जाए तो एक स्थानीय सुशासन में सुदृढ़ता लाई जा सकती है, मजबूती लाई जा सकती है। इसमें क्या था इटावा प्रोजेक्ट में और इसमें सीडीपी में, तो इसमें ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। मतलब इसमें ग्राम पंचायत में जितने भी लोग थे उनकी भागीदारी आवश्यकता थी, भागीदारी की जरूरत थी और सभी गतिविधियों में सबको शामिल किया जाना था। लेकिन ये भी फेल हो गया, अल्बर्ट मेयर द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया भी सीडीपी फेल हो गया। उसके बाद वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, मतलब सीडी 1953 में क्या हुआ, सीडीपी के सहयोग के लिए इसमें एक और चीज ऐड किया गया कि इससे सुधार आ सकता है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा इंग्लिश में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई, लेकिन यह कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका न निभा सका। मतलब 1952 में सीडीपी आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 1953 में क्या आया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। दोनों की दोनों पॉलिसी जो थी सरकार की वो फेल हुई। अब फेल हुई, सीडीपी की विफलता के कई कारण थे, जिसमें बताया जाता है जैसे नौकरशाही की बाधाएं, व आदित्यिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी थी, और विशेष रूप से सीडीपी को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव था। इसको बताया गया सीडीपी की विफलता के कारण। 1952 में सीडीपी और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। उसके बाद 1953-1952 में जब फेल हो गया तो वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका अध्यक्ष होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही भारत में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन, मतलब इन्हीं के जो इनका जो समिति थी उन्हें रिकमेंडेशन पे पहला ग्राम पंचायत राजस्थान में मतलब सुचारू रूप से चालू होता है। तो इसके बलवंत राय मेहता का आपने नाम सुना ही होगा। उसकी एक घटना कब हुई, तो वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, सामुदायिक विकास जो सीडीपी फेल हुआ था उसके कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता ने क्या क्या सुझाव दिए, देखते हैं। समिति ने पाया कि सीडीपी की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। मतलब जो ग्राम पंचायत में लोग थे उन्होंने इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाया सीडीपी की तरफ। उसके बाद समिति ने अब इन्होंने क्या रिकमेंडेड किया, तो समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आप अपने गांव में देखते ही होंगे,
और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति मतलब ब्लॉक प्रमुख। उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद मतलब जिला जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उनको। 3 उन्होंने रिकमेंडेशन दिया बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। 3 स्तरीय पंचायत की, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड मतलब ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागडारी गांव में स्टार्ट की गई, शुरू की गई। बागडारी गांव पहला गांव था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 मतलब लगभग 1 महीने बाद शुरू की गई। इसी संबंध में आवश्यक विधान भी पारित कर लिए गए और असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब में भी इसे लागू किया गया। लगभग धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में से लागू किया गया। फिर बात करते हैं जो अगली कमेटी बनी बलवंत राय मेहता 1957 में। उसी के ठीक 20 साल बाद हम पढ़ेंगे 1970 में अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति के बारे में। इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इससे कैसे अलग थे, तो उस पर हम बात करते हैं। बलवंत राय मेहता ने मेन त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज की अवधारणाओं और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना की अनुशंसा की। मतलब बलवंत राय मेहता में त्रिस्तरीय था, इन्होंने द्विस्तरीय की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे। ग्राम स्तर पे इन्होंने रिकमेंडेड नहीं किया, ग्राम स्तर को नहीं गिना। अब योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिले को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में रखने की अनुशंसा की। मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण था वो नीचे जिले को रखने, राज्य स्तर के बाद जिले स्तर पर। इन्होंने ग्रामीण स्तर तक बात नहीं जाने दी। समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया। सबसे पहले इस व्यवस्था को कर्नाटक ने लागू किया। कालांतर में पंचायतों के पुनरुद्धार और इन्हें नई ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की नियुक्ति की। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण समितियां थीं। जैसे हम देखते हैं हनुमंत राय समिति 1983 में, जीबी के राव समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति 1986 में, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988 में, पीगे थुंगन समिति 1989 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको? बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय की वकालत करते हैं, उसके बाद अशोक मेहता जो द्विस्तरीय की वकालत करते हैं, और तीसरा एलएम सिंघवी समिति 1986 वाला। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी समिति की अनुशंसा के बाद जो हमारे आज की जो पंचायत व्यवस्था है इसी पे लागू है। इनके ही समिति की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है पंचायती राज को। तो एलएम सिंघवी समिति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। हम सारी समितियों को अगले वीडियो में अलग अलग पूर्ण रूप से देखेंगे एकदम डिटेल में। इसके बाद बात करते हैं जीबी के राव समिति 1985 ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की। मतलब जो अशोक मेहता की कमेटी थी, जिले को योजना की बुनियादी इकाई, मतलब इनको भी द्विस्तरीय की इन्होंने भी वकालत की, बल्कि लेकिन जो कि एलएम सिंघवी थे, पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की। मतलब जो भी आज की व्यवस्था है वो एलएम सिंघवी द्वारा ही पंचायत में रिकमेंडेड किया गया और उसी को आज तक लागू किया गया है। अब आगे बात करते हैं 1986 में एलएम सिंघवी हो गया। फिर उसके बाद संशोधन का चरण 64वें संशोधन विधेयक 1989 के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। मतलब लोकसभा में तो उन्होंने पारित करा दिया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं करा पाए 64वें संशोधन विधेयक को। उसके बाद जब 89 में पारित नहीं हो पाया
तो संविधान का जो 74वां संशोधन विधेयक है, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे कभी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। तैयार तो किया गया विधेयक, लेकिन चर्चा के लिए नहीं लाया गया। तो आप देख रहे हैं 1986 के बाद, एडम सिंघवी के बाद जो संवैधानिक दर्जा की बात हुई, वो लोकसभा में तो गई एक बार 64वें सदस्य राजीव गांधी की सरकार में, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सकी। उसके बाद 74वां संशोधन जो था, वो विधेयक को लेके 1990 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे कभी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया, मतलब फिर से पास नहीं हो पाया। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1951 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया। अब इसमें संशोधन प्राप्त किया गया, इसमें संशोधन तो प्रस्तुत किया गया, लेकिन इससे भी पास नहीं हो पाया। फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। जो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, इसको 1992 में संसद दोनों मतलब लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, और इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई संवैधानिक रूप से। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 दिसंबर महीना 1992 में पारित कर दिया गया और स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। अब मतलब आप देखेंगे क्रोनोलॉजी समझिए, 86 एलएम सिंघवी के बाद 89 में एक बार ट्राई हुआ, फिर 90 में हुआ, फिर 91 में हुआ, लेकिन 3 बार फेल हुआ। चौथी बार 1992 में सक्सेस हुआ, सफल रहा और संसद द्वारा पारित कर दिया गया। उसके बाद से 24 अप्रैल 1993 को संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में एक कानून परिवर्तित हुए। मतलब 2 कानून बनाए गए, एक बना 24 अप्रैल 1993 को 73वां संशोधन मतलब ग्राम पंचायत के लिए, एक बना 1 जून 1993 को संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में कानून परिवर्तित हुए। एक तो ग्राम पंचायत बना, एक नगर पालिका बना शहरी क्षेत्रों के लिए। अब 73वें और 74वें संशोधन की हम मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देंगे, ऊपर से हल्का हल्का पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इसे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में भी आप जो लगभग बताऊंगा वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसको आप जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे नोट्स बनाते रहिए और इसे याद करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इन संशोधनों ने संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया। पहला तो भाग 9 पंचायत, जिसे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और उसके बाद भाग 9A मतलब 9A नगर पालिकाएं, जिसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वें द्वारा क्या जोड़ा गया, पंचायत भाग 9 में, और भाग 9A में नगर पालिका जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं, ग्राम और वार्ड समितियों, नगर पालिका को रखा गया, जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। ये बात 1943 बी में कही गई है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था 243 ए से लेके 243 ओ तक पंचायत की बात होगी। सभी स्तरों पर सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है, जो कि अनुच्छेद 243 सी के सब सेक्शन 2 में बात कही गई है। अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, तथा सभी स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। मतलब एससी एसटी भी आरक्षण है, और जो भी चुनाव होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 100 कुर्सी में 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी उसकी पूर्ति। आप इसे याद करिए, महिला आरक्षण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 33%। एससी और एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें उन
वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। मतलब SC/ST को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, उन बिरादरी SC/ST वालों के लिए। सभी स्तरों पर अध्यक्षों की 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये अनुच्छेद 243D में कहा गया है। हम पूरे जो सेक्शन है अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे एक वीडियो में, इसके अगले वीडियो में। फिर हम बात करते हैं प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। मतलब 5 साल का कार्यकाल होगा और कार्यकाल खत्म होते ही 6 महीने के अंदर निर्वाचन करा लिया जाएगा। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, यह अनुच्छेद 243E में कहा गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव होंगे, चुनाव आयोग होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है लखनऊ में, उसका वो अपना मतदाता सूची बनाएगा, उसको देखेगा, नियंत्रण करेगा। और इसकी बात अनुच्छेद 243K में कहा गया है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इनके अंतर्गत योजनाएं भी शामिल है जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व अधिकार प्रदान करने लिए राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 243 में जी में बात कही गई है। राज्य विधानमंडल इसमें अपना नया कानून बनाता रहेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 243ZD में बात की गई है। मतलब ये नगर पालिका की बात है, हमें इसे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। वो अनुच्छेद 243H में इसकी बात होगी। हम डिटेल में सारी बात करेंगे अगले वीडियो में। और प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये बात अनुच्छेद 243I में कही गई है कि एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पालिका को फंड दिया जा सके। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। मतलब 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के। इसकी भी हम बात करेंगे। ये तो 2-3 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो बनाई जाएगी और इसमें हम 29 विषयों पर चर्चा कर देंगे। इसी के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से अधिनियम के परिवर्तन में छूट दी गई है, जिसमें राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य के लिए इनके लिए अलग से व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। तो ये हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी बातें होंगी पंचायती राज में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। तो एक बार आप इसे याद कर सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या क्या अनुसूचित क्षेत्र के लिए मतलब लागू किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के में क्या लागू है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ऊपर से पढ़ना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट पेशा पारित किया गया है। एक एक्ट है पेशा जो कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के लिए बात करता है। इससे भी हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनसे ज्यादा मतलब है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे क्योंकि मैं भी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ और इस नौकरी को लेके रहना है। आप भी और हमें भी जैसे हम एक साथ कहीं ना कहीं ड्यूटी कर सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।